आज का जो हमारा विषय है वह है समाज का अर्थ। वैसे सामान्य बोलचाल में हमारा द्वारा अनेकों ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो तकनीकी रूप से काफ़ी भिन्न स्वरूप में होते हैं। वास्तविकता में अगर उसका समाजशास्त्र अर्थ देखें तो बिल्कुल अलग स्वरूप उसका होगा। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ऐसे बहुत से शब्द काम में लेते हैं, जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्थाएं इत्यादि। ये सब ऐसे हैं जिनको हम प्राय सामान्य व्यक्ति जो आम व्यक्ति जो है उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पा रहा है। लेकिन समाजशास्त्र में इनको अलग स्वरूप में, इनके अर्थों को अलग स्वरूप में लिया गया है और वही उसका वास्तविक तकनीकी उसका अर्थ भी होता है, क्योंकि वास्तविकता में समाजशास्त्र आधार पर होता है। इन्हीं शब्दों में एक शब्द समाज भी है जिसका समाजशास्त्रीय अर्थ अत्यधिक अलग स्वरूप में प्रयोग होता है। और जैसा कि मैकाइवर और पेज ने बताया भी है, समाज को स्पष्ट करके उन्होंने कहा है कि समाज रीतियों, कार्य विधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली तथा जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। सामान्य तौर पर समाजशास्त्र में मैकाइवर पेज की परिभाषाओं पे केवल इतना ही आता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। लेकिन ये एक बहुत लंबी विस्तृत परिभाषा है और समाज को समझने के लिए हमें मैकाइवर पेज की इस परिभाषा को समझना बहुत अनिवार्य है। तो मैकाइवर और पेज ने निम्नलिखित आधारों पर इस समाज को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, समाज शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और उसमें सबसे पहला है कि समाज क्या है? रीतियाँ। रीतियाँ यानी कि हर समाज की अपनी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण उसकी भूमिका में होती है। रीतियाँ वे कार्य करने के तरीके होते हैं जिनका समूह या समुदाय में लंबे समय से प्रचलन होता है। लगभग ये रीतियाँ मानव व्यवहार के हर क्षेत्र में पाई जाती हो, चाहे वो खान पान का क्षेत्र हो, चाहे विवाह का हो, चाहे वेशभूषा हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उनकी अपनी रीतियाँ होती हैं। तो समाज जो है सबसे पहले उसके विभिन्न जो आधार है उसकी रीतियाँ। दूसरा कार्य प्रणालियाँ बहुत स्पष्ट है। हर प्रकार के समाज की अपनी कुछ निश्चित कार्य प्रणाली होती है, जिसे ये कार्य प्रणाली जो संस्थाएँ कहलाती है, संस्था कहलाती है, और व्यक्ति इनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरा अधिकार। अधिकार को भी समाज का एक बहुत प्रमुख आधार माना गया है। सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारों की अपनी व्यवस्था होती है। कुछ लोगों को अलग अलग रूपों से कुछ अलग अधिकार दिए जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ अलग रूप से अधिकार दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गाँव में सरपंच है, परिवार में मुखिया है, राज्य में राजा है, उसके पास अपने अधिकार होते हैं। और आधुनिक जटिल समाजों में अगर हम बात करें तो ये सत्ता, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि के रूप में जो राज्य की व्यवस्था करते हैं, तो अधिकार अभी समाज का प्रमुख आधार है। चौथा है पारस्परिक सहायता। पारस्परिक सहायता भी समाज व्यवस्था के लिए एक बहुत अनिवार्य आधार है, क्योंकि जब तक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में सहयोग नहीं करेगा, वो अपनी आवश्यकताओं को सही रूप में पूर्ण नहीं कर पाएगा, बल्कि उसमें और ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाएंगे। और मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं का गुलाम होता है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होता है। इसलिए वो एक दूसरे से सहायता करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और यदि वो एक दूसरे के पास कोई सहायता नहीं करे, उदाहरण लें हम बहुत छोटे सा परिवार में, तो परिवार में भी अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहयोग नहीं करे, परिवार के सदस्य आपस में दूसरे को सहयोग नहीं करे, परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो समाज उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप है, उसमें भी पारस्परिक सहायता का होना बहुत अनिवार्य है। पांचवा आधार है समूह व विभाग। क्योंकि समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि समाज जो है वो बहुत सी विभिन्न खंडों से मिलकर बना है। विभिन्न समूहों, समितियों, संगठनों, इन सब से मिलकर समाज का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह, बहुत सी ऐसी शैक्षणिक समूह, ये सारे सब मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो ये आपस में एक प्रकार से समूह जो विभाग होते हैं कि सारे एक दूसरे से न केवल व्यवस्थित रूप से संगठित होते हैं, बल्कि एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। तो ये भी समाज का प्रमुख आधार है। इसी प्रकार से मानव व्यवहार के नियंत्रण, क्योंकि मानव के व्यवहार को
नियंत्रण की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। उसको नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा और स्वतंत्र या स्वतंत्र बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि समाज फिर उसकी कल्पना कैसी होती है। कुश्ती का एक मैदान बन जाएगा, उसमें समय सफाई का मैदान बन जाएगा। तो समाज में मानव व्यवहार और नियंत्रण, और सबसे अंत में सातवां था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का भी होना अपना उतना ही महत्व है मैकाइवर और पीज के अनुसार, जितना कि अंकुश का होना जरूरी है। क्योंकि इस स्वतंत्रता के बगैर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी वो बातें हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं। मैकाइवर पीज ने समझाने का प्रयास किया कि समाज जो है वो इन सब का एक मिला जुला जाल है, और इसी सामाजिक संबंधों के समूहों से जो जाल बनता है, जो सदैव परिवर्तित होता रहता है, समाज का निर्माण करता है। दूसरी परिभाषा मिली है गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। इस प्रकार समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था है। अगर आप इस परिभाषा में देखें तो गिन्सबर्ग मानते हैं कि सभी समाज एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग सामाजिक संबंधों की भिन्नता को देखते हुए समाज भी जो है पृथक पृथक होते हैं। लेकिन वो केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के अंतर्गत जो सामाजिक संबंध जो बनते हैं, उन संबंधों का जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समाज कहते हैं। तो इस रूप में समाज को स्पष्ट रूप से जब समझ लें हम एक बार, तो उसके बाद उसकी विशेषताओं के आधार पर उसकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। तो समाज मूल रूप से व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो आपस में सामाजिक संबंधों में बंधे हुए हैं। उनकी अपनी निश्चित कार्यप्रणालियाँ, रीतियाँ इत्यादि होती हैं जो समय समय पर परिवर्तित भी होती रहती है, लेकिन वो अपनी अखंड व्यवस्था के रूप में जो है अपने आप को बांधे हुए रखता है। यही समाज है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो समाज की तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है समाज अमूर्त है। जैसा कि ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संबंधों को हम छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संबंध जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, और ऐसे अमूर्त संबंधों से ही समाज का भी निर्माण होता है। तो इसलिए समाज जो है, जो सामाजिक संबंध ही अमूर्त है, जिनके आधार पर समाज का निर्माण है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर पर आप इसको समझ लीजिए कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है, जो कि अमूर्त होता है। तो निश्चित तौर पर समाज जो है वो मूर्त व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज जो होता है वो अमूर्त होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता या म्यूचुअल अवेयरनेस अपने आप में बहुत अनिवार्य आधार है, समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि बिना पारस्परिक जागरूकता के समाज या सामाजिक संबंध बन ही नहीं सकते। जब सामाजिक संबंध ही नहीं बनेंगे तो समाज का निर्माण कैसे संभव है। तो ये संबंध जो है, पारस्परिक जागरूकता का जो संबंध है, ये एक व्यक्ति के बीच हो सकता है। निर्जीव वस्तुएं जैसे टेबल या टेलीविजन है, एक टेबल के ऊपर टेलीविजन पड़ा है, लेकिन ये ठीक है, आपस में दिखने को तो हमें उसमें संबंध दिख रहा है कि टीवी जो है, टेलीविजन जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, लेकिन उनके बीच में कोई जागरूकता नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, उनमें इस प्रकार की जागरूकता का अभाव पाया जाता है। जबकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उसको प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होता है, और इनमें आपस में इस तरह के इंटरेक्शन से जो निरंतर इंटरेक्शन जो होता है, प्रक्रिया जो आपस में प्रक्रिया होती है, उसमें उनकी जागरूकता होती है, और उसी जागरूकता से ही अंतरक्रिया विकसित होती रहती है। और इसे निरंतर वो अंतरक्रियाएँ होंगी तो वो सामाजिक संबंधों का निर्माण करेंगे। तो पारस्परिक जागरूकता या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस जो है उसका होना बहुत अनिवार्य है। तीसरा, समाज में समानता व असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कि हमें केवल समानता या केवल असमानता दिखाई दे। समानता एवं असमानता दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलेगी,
असमानता का यहाँ पर तात्पर्य उच्चता और निम्नता की व्यवस्था से नहीं है, बल्कि भिन्नताओं से है। भिन्नताएं देखने को मिलेगी हमें समाज में, एक रूपता होते हुए भी उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा असमानता हो जाएगी, उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हो जाएगी, उसमें ऊंच नीच के भेद आ जाएंगे इस तरह, तो भी समाज के लिए वो घातक है। और समानता अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी समाज के लिए वो, क्योंकि भिन्नताओं के बगैर तो समाज का निर्माण हम समझ ही नहीं सकते उसका निर्माण हो सकता है। तो समानता एवं असमानता, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, परंतु ये विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। उसको इस रूप में देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो उसके पूरक हैं। और ऐसे किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती हो जहाँ पर सिर्फ समानता हो या जहाँ पर केवल भिन्नता हो। लेकिन समाज में समानता है। समानता यानी कि आदमी की, व्यक्ति की सोचने की उसकी चेतना है, समानता की चेतना, जिसको गिडिंग्स ने एक नाम भी दिया था, गिडिंग्स एक विद्वान है जिन्होंने इसको समानता की चेतना भी कहा है, जो समाज का आधार है। तो इस प्रकार से समानता होती है। साथ ही साथ में समाज में असमानता भी होती है। असमानता चाहे वो लिंग भेद के रूप में हो, चाहे शारीरिक बनावट के रूप में, जिसको हम जैविक असमानता कहते हैं, प्राकृतिक असमानता जैसे कार्य क्षमता या रुचि या योग्यता इत्यादि, ये उसमें असमानताएं होती हैं। इसी प्रकार से श्रम विभाजन के आधार पर हम देख सकते हैं अलग अलग लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो भी असमानता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में जो असमानता होती है वो समानता के अधीन होती है। बल्कि उस समाज का सही रूप में निर्माण तभी रह पाएगा जब यह असमानताएं गौण हो जाती है और समानता बहुत प्रमुख हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर परिवार को हम ले सकते हैं। परिवार में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। उनमें लिंग भिन्नता होती है, समानता होती है, जैविक प्राणी होने के नाते उनमें थोड़ी बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन वो समानता, वो असमानता समानता के पहले नहीं बल्कि बाद में आती है। परिवार तभी बनता है जब इन असमानताओं के होते हुए भी वो समान लक्ष्य को लेकर इकट्ठा होते हैं। पति अपना काम करता है, पत्नी अपना काम करती है, बच्चे अपने काम करते हैं। तो इसमें असमानता हर रूप में है, लेकिन फिर भी वो समानता के अधीन है। तभी परिवार का जो है स्वरूप बना रहेगा, तभी परिवार बन पाएगा। उसी प्रकार से समाज में भी समानता जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो अनिवार्य है, और असमानता उसके अधीन होती है। पांचवा बिंदु है समाज में सहयोग व संघर्ष। ये भी दोनों जो है समान रूप से अनिवार्य है। सहयोग का तात्पर्य सिर्फ एक दूसरे को लाभ पहुंचाना ही नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ है कि समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो है निरंतर एक दूसरे के साथ प्रयत्न करके संगठन बनाकर वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो सहयोग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार भी, हमने परिवार की बात की, परिवार भी सहयोग के बगैर काम कायम नहीं रह सकता। कहीं हम कोई कार्य कर रहे हैं, टीम हमारी है, तो वो भी आपस में एक दूसरे को सहयोग करके ही आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो सहयोग होना अपने आप में समाज में बहुत अनिवार्य है। तो समाज में सहयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर सहयोग है वहीं समाज में हमें संघर्ष भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समाज में संघर्ष हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहले अगर हम सहयोग की ही बात करें तो जैसा कि यहाँ पर भी दर्शाया हुआ है, प्रत्येक सहयोग भी होता है और अप्रत्यक्ष सहयोग भी होता है। प्रत्यक्ष सहयोग जहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हम सीधा सहयोग कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष सहयोग है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष सहयोग की, तो जैसे मान लीजिए आज हम बहुत सी चीज़ों को प्रयोग में लेते हैं, उनको उत्पादन बहुत से है, हम उन सबको अपने कार्य में लेते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको काम में लेते हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा तो निर्मित नहीं, वो कहीं और से बनी हुई है, कहीं फैक्ट्रियों में निर्मित हो रखी है, वहाँ से वो हमारे पास में आती है। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सहयोग है। या एक ही फैक्ट्री में मान लीजिए उदाहरण दें हम, तो फैक्ट्री में सूत काटने की जो जगह है वो अलग होगी, पैकिंग की व्यवस्था अलग होगी, जहाँ पर कलर अगर कपड़े को हो रहा है तो वो अलग व्यवस्था होगी। तो सब मिलकर एक पूरे कपड़े का निर्माण करते हैं। अब हमारी शर्ट का निर्माण करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सहयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से संघर्ष भी जो है वो भी समाज के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई समाज बना ही नहीं है जहाँ पर कि संघर्ष बिल्कुल ना हो या संघर्ष का बिल्कुल अभाव ही हो, क्योंकि संघर्ष के बगैर समाज में विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी समाज में संघर्ष हो सकता है, कहीं कम हो कहीं अधिक हो,
लेकिन संघर्ष होगा जरूर, और ये संघर्ष का कोई भी कारण हो सकता है। वैसे मूल कारण के विद्वान मानते हैं कि ये भिन्नताएं जो है ये व्यक्ति में संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। इस संघर्ष में केवल हम लड़ाई झगड़ा ये वो लाठी भाटा जगह और उसी को नहीं सोचें, बल्कि एक स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में भी हम उस संघर्ष को दे सकते हैं, जिससे कि समाज का विकास होता है, समाज जो है वो आगे बढ़ता है। तो समाज में प्रत्यक्ष संघर्ष भी होता है, जहाँ आमने सामने युद्ध होता है, झगड़ा होता है, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, तो उसको हम प्रत्यक्ष संघर्ष कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष वो है जहाँ पर कि सीधा एक दूसरे के सामने संघर्ष न करके अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाने, उसके मार्ग में रुकावट डालने का जहाँ पर प्रयास होता है, तो वह जो काम होता है वो अप्रत्यक्ष संघर्ष कहला सकता है। तो दोनों ही चीजें समाज में देखने को मिलती है। फिर छठा बिंदु है, समाज सदैव परिवर्तनशील है। क्योंकि परिवर्तन वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन अवश्यंभावी है, वो होगा ही। इसी प्रकार से समाज में भी पीढ़ी दर पीढ़ी या एक ही पीढ़ी में सामाजिक संबंध जो होते हैं वो समय के साथ में बदलते रहते हैं, और जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जब समाज की होगा तो निश्चित तौर पर समाज में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से समाज में पद और भूमिकाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। ये हो सकता है कि किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र हो और किसी समाज में धीमे हो, लेकिन परिवर्तन हमेशा होगा। आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो आज से 50 साल पहले शायद पति पत्नी के बीच में जो संबंध या भाई बहनों के बीच में संबंध या गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध थे वो स्वरूप संभवतः आज हमें देखने को नहीं मिले। उसमें हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अब उस स्वरूप में हम नहीं देख पाएंगे वो संबंध। तो ये परिवर्तन जो है वो हमेशा समाज में होता रहता है, समाज में सदैव परिवर्तन होता रहता है। और अंतिम बिंदु है कि समाज जो है केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हालांकि हम समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं कि केवल मनुष्य का ही समाज होता है। अन्य जितने भी जीव हैं जो इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे वो चींटियाँ हो, दीमक हो, बंदर हो, चिड़िया हो, या किसी प्रकार की भी जानवर हो, या किसी प्रकार के हम उनको जान कर रहे हैं सही रूप में उनको तकनीकी रूप से उनको जीव कहना चाहिए। तो जितने भी दूसरे अन्य जो जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं जो इस धरती पर रहते हैं, या तो उनका भी अपना एक समाज होता है, उनमें भी पारस्परिक जागरूकता होती है, और ये जागरूकता ही उनमें समाज का निर्माण करते हैं। हालांकि ये बात है ना कि मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित है, इसलिए उसने और अधिक विकास कर दिया, और जितना जैसे विकास हुआ समाज और अधिक व्यवस्थित और ज़्यादा जटिल होता गया। जबकि पशु पक्षियों के अगर आप देखेंगे उनका जो समाज है बड़ा सरल स्वभाव समाज है, उसको देखकर हम बड़ी आसानी उनको कर सकते हैं। और मैकायोरबीज ने कहा भी है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज भी हमें देखने को। इस प्रकार से समाज, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा और उनकी विशेषताओं के आधार पर हम समाज को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तकनीकी शब्द जो है एक समाज, क्योंकि कई बार ये समस्या आती है, विशेषकर जो समाजशास्त्र की प्रारंभिक विद्यार्थी है उनके लिए समाज ये बड़ी समस्या आती है कि वो समाज और एक समाज इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। समाज यानी कि सोसाइटी, और एक समाज मतलब कि ए सोसाइटी। जब समाज और एक समाज दोनों एक समान नहीं है, हमें इसे भी यहाँ पर समझना अनिवार्य है, आवश्यक है। न्यूटन की अपनी परिभाषा है, समाज से भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो एक समाज है वो होता तो इसी समाज के अंतर्गत है, लेकिन शब्दों की भिन्नता है, अर्थों की भिन्नता है। समाज को हम समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं, जबकि इसके विपरीत एक समाज की व्याख्या व्यक्तियों के संगठन के रूप में, व्यक्तियों के समूह के रूप में, संग्रह के रूप में की जा सकती है, और जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत स्पष्ट है, जैसे मान लीजिए भारतीय समाज, अमेरिकन समाज, या गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, राजस्थानी समाज, तो कोई भी ऐसी व्यक्तियों का समूह या संग्रह जिसके आधार को समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, जबकि एक समाज जो है वो व्यक्तियों के संग्रह, उनके आपस में समूह के आधार पर वो जो है उसको हम यहाँ पर समझे, इसको न्यूटन ने समझाने का प्रयास, संगठन के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। इसी प्रकार से ग्रीन के अनुसार एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है।
जनसंख्या भी होनी जरूरी है, वो संगठित है, समय स्थान के हिसाब से वो आपस में मिले हुए हैं, अभिरुचि के हिसाब से मिले हुए हैं, जब तक साथ में है वो एक समाज के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज जो है वो एक समाज से बिल्कुल भिन्न अवधारणा है। एक समाज अलग है और समाज अलग है। अब यहाँ पर हम उसके अंतर को भी देख लें। समाज में एक समाज में कौन कौन से प्रमुख अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो जो भी मैंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, जबकि एक समाज क्या है, व्यक्तियों का समाज समूह है। और चूंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है समाज, इसलिए समाज अमूर्त होता है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है, व्यक्ति समूह के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वह जो है मूर्त हो गया। तो दूसरी जो अंतर हो गया कि समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त होता है। तीसरा, एक समाज की निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, जैसे भारतीय समाज तो उसकी अपनी निश्चित भौगोलिक सीमा है, देश की अपनी सीमा। गुजराती समाज अपना एक अलग है। इसी प्रकार से हम अपने जातीय समाजों को भी हम बात कर सकते हैं, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, और अक्सर ये लोग लिखे हुए भी होते हैं अलग अलग धर्मशालाओं पर और जगहों पर, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई भी होती है। तो वो एक समाज है, जबकि समाज जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का संबंधों के आधार पर बनता है, वो किसी देश की सीमा के आधार पर नहीं है। वो वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, जहाँ कई बड़े मानव हैं और उनके आपस में संबंध बन रहे हैं, वो आपस में अंतर्क्रियाएं कर रहे हैं, सामाजिक संबंध उनका बन रहा है और संबंधों से उनका एक स्वरूप बना हुआ है, तो वह एक समाज का निर्माण करते हैं। तो एक समाज जो है उसकी निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, जबकि समाज की निश्चित कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं होते हैं। प्राचीन भारतीय मनीषी इस चीज़ को समझते थे, इस चीज़ को मानते थे, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो उसी के ऊपर टिकी हुई थी। तो इस रूप में हम समाज को समझ सकते हैं और इस समाज के अंतर को समझ सकते हैं। एक और जो अंतर है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समाज में सभी व्यक्ति आ सकते हैं और संबंध, क्योंकि किसी से भी संबंध हो सकता है, उसकी कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, उसकी अपनी निश्चित कोई सीमा नहीं है, उसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है। एक बहुत जटिल व्यवस्था है जिसको समझना इतना आसान है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत रूप से सरल होता है, उसको समझना बड़ा आसान होता है। समाज की तुलना में हम एक समाज को समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो जटिल समाज, जटिल जो है वो समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है अपेक्षाकृत सरलता से समझा जा सकता है, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्यविधि इत्यादि को आसानी से समझा जा सकता है। एक और जो प्रमुख अंतर हमें देखने को मिलता है वो है समाज में लोगों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, क्योंकि समाज का अपना कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, तो उनका अपना बहुत लंबा चौड़ा कार्य क्षेत्र होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जहाँ पर संबंध बनाता है और अपन जुड़ा हुआ होता है, वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में होते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व भी असीमित हो जाता है। जबकि एक समाज का एक निश्चित संगठन है, उनके अपने निश्चित लक्ष्य हैं, उनके अपने निश्चित कार्य हैं, तो वो उस कार्यों के आधार पर उस अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें जो है वो एक समाज जो है सीमित उसका क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से समाज में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अधिकांश या समाज में आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग और अगर उनमें आपस में संबंध बने हुए हैं और वो एक समाज का निर्माण करते हैं, तो उनमें हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम भिन्नता की बात कर रहे हैं, असमानता की बात नहीं कर रहे हैं। उनमें आपस में अंतर देखने को हमें मिलेगा, भिन्नताएं देखने को मिलेगी, जबकि एक समाज में सामान्य तौर पर लक्ष्य और कार्यों के आधार पर हमें समानता देखने को मिलती है। और एक और जो हमें प्रमुख अंतर देखने को मिलता है वह है समाज का आकार निश्चित तौर पर व्यापक निश्चित होता है, जबकि एक समाज का जो आकार है वो अपेक्षाकृत तौर पर काफ़ी, उसके आगे अगर देखें कंपेरिजन करें तो वो बहुत छोटा एरिया होता है। जैसे एक राष्ट्र हो सकता है, वो एक समाज की संज्ञा है। एक कोई गुजराती समाज या राजस्थानी समाज या कोई जाति विशेष समाज, ये सब उनके क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि समाज जहाँ तक, जैसा कि मैके और पीठ ने कहा है, जहाँ पर भी जीवन है वही समाज है, तो समाज अपने आप में काफ़ी लंबी उसकी जो है उसकी व्याख्या है। तो इस रूप में यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट तौर पर समझ पाए कि समाज क्या है, उसकी अर्थ क्या है और समाज और एक समाज में क्या प्रमुख हमें अंतर देखने को मिलता है।